हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक व शेयर करें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू राइट एट shaurya13@gmail.com। In today's session we'll discuss the structure of the page table। अगर हमारे पास पेज टेबल की एंट्रीज मिलियंस में चली जाती हैं, देन हाउ वील मैनेज दिस पेज टेबल इन रैम इन मेन मेमोरी। यही आज का टॉपिक है जिसके अंदर हम तीन तरीके की पेज टेबल डिस्कस करेंगे: हायरार्कियल पेजिंग, हैश्ड पेज टेबल, इन्वर्टेड पेज टेबल, एंड वील डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स रिलेटेड टू दीज। Now consider a 32-bit logical address space as the modern computers are providing. Now the total size लॉजिकल एड्रेस स्पेस का, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर 32 बिट में लॉजिकल एड्रेस स्पेस स्पेसिफाई होता है तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का टोटल साइज 2 टू द पावर 32 होगा। नाउ इसमें कितने पेज बनेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक पेज का साइज होना चाहिए जो आपको दिया है यहाँ पर 4 KB। 4 KB means 2 to the power 12। Now, if you want to know that how many page numbers will be there in this logical address space, then just we have to do 2 to the power 32 divided by 2 की power 12. That means 2 की power 20. That means 1 million entries will be there in the page table. Now, अगर एक एंट्री 4 बाइट लेती है पेज टेबल के अंदर, तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहिए कि अब 1 मिलियन एंट्रीज को स्टोर करने के लिए हमें 4 मेगाबाइट्स की जरूरत होगी फिजिकल मेमोरी में। ना इतनी बड़ी पेज टेबल अगर हम फिजिकल मेमोरी में रखेंगे, फिजिकल मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, तो अगर आप देखें तो इतना बड़ा कंटिन्यूस स्पेस मेन मेमोरी में रखने का मतलब है कि वी आर एंगेजिंग द मेन मेमोरी विद द पेज टेबल ओनली। अभी हमने प्रोसेस की बात ही नहीं की, अभी तो सिर्फ पेज टेबल स्टोर कर रहे हैं, तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली वे टू स्टोर द पेज टेबल इनटू द मेन मेमोरी। मोर ओवर इतना बड़ा कंटिन्यूस स्पेस आपको चाहिए फॉर ईच प्रोसेस, क्योंकि हर एक प्रोसेस की एक पेज टेबल आपको मेन मेमोरी में रखनी होती है। नाउ व्हाट विल बी द सोल्यूशन? बड़ी पेज टेबल्स को हम मेन मेमोरी में कैसे स्टोर कर सकते हैं? सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जैसे हमने पेज प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करके उसको अलग अलग मेमोरी स्पेसेस में अलग अलग अवेलेबल चंक्स में स्टोर किया था, उसी तरीके से हम पेज टेबल को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग जगह पर मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। नाउ देयर आर वेरियस वेज टू डू सो। First way is hierarchical paging, second one is the hashed page tables, and third one is the inverted page table. Let's see all these one by one. Now the first one is the hierarchical page table. यहाँ पर एक पेज टेबल को खुद से पेजिंग की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दैट मीन्स एक कंप्लीट पेज टेबल ना होके यहाँ पर आपके पास पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई पेज टेबल होगी, जिसको अलग अलग जगह पर हम मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। Now this means कि we can divide the logical address space into multiple page tables, not only into the one page table। जैसा अब तक हम कर रहे थे कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम एक सिंगल टेबल में पेज टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे थे पेजेस वर्सेस फ्रेम में। यहाँ पर हम एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस के जितने पेजेस बनेंगे उसको हम अलग अलग स्मॉल लेवल पेज टेबल्स में स्टोर रखेंगे। Now the simplest technique here is the two level page table. So let's see what does it mean. Now here is the diagram of the two level page table scheme। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेंटर में एक पेज टेबल है, दिस वन। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पेज ऑफ पेज टेबल। दैट मीन्स हमने इस पेज टेबल को पेजेस में डिवाइड किया है। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। In this way we have divided the complete page table into various pages. Now we can store these page tables, small level these page tables into various spaces available into the RAM, not the contiguous one। हम अलग अलग जगह पर इन पोर्शंस को स्टोर कर सकते हैं जहां पर भी मेन मेमोरी में स्पेस अवेलेबल होगा। नाउ वी हैव टू कीप ट्रैक वेयर दीज पेजेस हैव बीन स्टोर्ड ऑफ दिस पेज टेबल। कहां पर ये पेजेस स्टोर हुए हैं? जैसे अगर आप देखें तो पहला पेज यहाँ है, दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा पार्ट इसका यहाँ स्टोर है। तो आपको ये ट्रैक रखना होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ गया है, तो इसके लिए हम एक आउटर पेज टेबल लगाते हैं ऐसे, जिसके अंदर हमारे पास पेज टेबल के पेजेस का इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सा पेज टेबल का पेज कहाँ पर गया है।
Now let us consider a two-level paging example. एक मशीन है जिसके लॉजिकल एड्रेस को 32 बिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसके पेज साइजेस को 10 बिट से. 1K मीन्स 10 बिट. So we can say that as per the paging nomenclature, हमारे पास M32 है, N हमारे पास 10 है. Then we can calculate in how many bits the number of pages can be represented will be M minus N. यानी कि हमारे पास 22 बिट से पेज नंबर को पेज टेबल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ जैसा कि हमें पता है कि ये टू लेवल पेजिंग एग्जाम्पल है, यहाँ पर पूरी पेज टेबल को जिसके पेज नंबर को आप 22 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर से पेजेस में डिवाइड किया गया है. इसका मतलब फॉर द नेक्स्ट लेवल आउटर लेवल m विल बी 22 एंड क्योंकि आपको पेज टेबल में फिर से पेजेस बनाने हैं और पेज का साइज आपका फिर से 10 बिट में है, इसका मतलब आउटर टेबल में जो पेज नंबर निकलेगा उसको हम m-n यानी कि 12 बिट से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो टू लेवल पेजिंग यूज हुई है. P1 यानी कि आउटर लेवल पर जो पेज टेबल है उसके पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 12 बिट लगती हैं और जो इनर लेवल पेज टेबल है उसके अंदर हम 10 बिट से पेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसा यहाँ लिखा भी है, P1 is an index into the outer page table and P2 is the displacement within the page of the inner page table. Now, this is the basic diagram of the address translation scheme in hierarchical paging. The logical address space, we can say that it is divided into three parts, P1, P2 and D. P1 outer page table के लिए आपके pages का number है जिसे हम outer page table को search करते हैं. Here P2 will work as an offset for this page table, outer page table. जब हम P1 में जो भी हमारे पास outer page table से value आती है उसमें P2 as an offset जोड़ देते हैं तो हमारे पास second page table में values आती हैं. उन values में जब हम D offset जोड़ देंगे तो हमारे पास final physical address बनता है. क्योंकि ये आउटर टू इनर चलती है पेज टेबल, हायरार्कियल पेज टेबल, इसीलिए इसको फॉरवर्ड मैप्ड पेज टेबल भी कहा जाता है. हायरार्कियल पेज टेबल में टू लेवल के साथ साथ हम थ्री लेवल, मोर देन थ्री लेवल पेजिंग स्कीम भी पेज टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स द हैश्ड पेज टेबल. ये हैश टेबल बेसिकली वहां काम करती है जहां आपके एड्रेस स्पेसेस 32 बिट से बड़ा होता है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट से ज्यादा वैल्यूज, ज्यादा बिट्स की हम रिक्वायरमेंट होती है ना. यहाँ पर एक वर्चुअल पेज नंबर जो कि हैश्ड वैल्यू होती है उससे पेज टेबल सर्च की जाती है. We'll explain this with the help of some example. Now, हर एक एंट्री जो भी पेज टेबल के अंदर होती है, अगर कोई कोलिजन आता है उस एंट्री के लिए तो वहां पर एक लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर देते हैं. जैसा हमने बेसिक हैशिंग में भी पढ़ा है कि अगर कोई कोलिजन आता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर एंट्री पर हम एक लिंक लिस्ट चेनिंग सॉर्ट ऑफ कर देते हैं. ना हर एक एलिमेंट इन हैश पेज टेबल में तीन वैल्यूज से बना होता है. उसके अंदर तीन कंपोनेंट होंगे. फर्स्ट वन इज द वर्चुअल पेज नंबर, the value of the matched frame, and third one is the pointer. In case of the chaining we need this, a pointer to the next element. Now what is the algorithm to search this hash page table? Virtual page numbers are compared in the list searching for a match. If the match is found, the corresponding frame number is extracted. Now this is a diagram for the hashed page table. जैसा लॉजिकल एड्रेस में पेजिंग में हमने देखा था एक एड्रेस P, D से बनता है. P इज द पेज नंबर जिसपे हम हैश फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं इन दिस स्कीम. इस हैश फंक्शन से हैश टेबल सर्च की जाती है और अगर वहां कोई कोलिजन मिलता है तो वहां पर चेनिंग सॉर्ट ऑफ कर दी जाती है. दिस पोर्शन शोज द चेनिंग पोर्शन कि यहाँ पर कोलिजन है इस एंट्री पर, इसीलिए हमने यहाँ पर चेनिंग की है. चेनिंग मीन्स वी आर डिजाइनिंग अ लिंक लिस्ट टू ओवरकम द कोलिजन प्रॉब्लम. Now यहाँ तीन पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज द पेज वर्चुअल पेज नंबर, सेकेंड इज द फ्रेम नंबर एंड थर्ड वन इज द रेफरेंस टू द नेक्स्ट वैल्यू इन द लिंक लिस्ट. जब हमारे पास सपोज एलिमेंट मैच हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक फ्रेम नंबर मिल जाएगा जिसके अंदर हम ऑफसेट जोड़ेंगे और फिजिकल एड्रेस तक जा सकते हैं. Now I have prepared a small level example to show the hash table. Now suppose there is a page number having 8 bits. मैंने छोटा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, जबकि हैशिंग हम बड़े बिट्स के एड्रेसेस के लिए बनाते हैं. लेकिन टू शो द हैश टेबल हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस हैश टेबल वी आर शोइंग हियर विद अ स्मॉलर लेवल ऑफ द एग्जाम्पल. नाउ 8 बिट का मैंने एक पेज नंबर लिया है. अगर 8 बिट का पेज नंबर
सिंपल पेज टेबल में स्टोर की जाती तो आपकी पेज टेबल एंट्रीज कितनी हो जाती 2 टू द पावर 8, क्योंकि 8 बिट का पेज नंबर है। तो पेज टेबल का साइज हो जाता 2 की पावर में, यानी कि 2 टू द पावर 8 एंट्रीज पेज टेबल में आती। ठीक, तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं हैश पेज टेबल बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं सिर्फ 4 बिट्स यूज करके हैश पेज टेबल बनाना चाहती हूँ। दैट मीन्स 4 बिट का मतलब हो गया 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16 एंट्रीज मेरे पास टोटल इस हैश टेबल में होनी चाहिए। नाउ 8 बिट का तो पेज नंबर है, फिर 16 एंट्रीज से कैसे हम पेज नंबर रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिकली मुझे 2 की पावर 8 एंट्रीज चाहिए, लेकिन मुझे हैश टेबल में 4 बिट से ही मेंटेन करना है। दैट मीन्स आई हैव टू इम्प्लीमेंट सम हैशिंग लॉजिक ऑन दिस 8 बिट पेज नंबर। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है हैश फंक्शन का। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पेज नंबर आया एज एग्जाम्पल दिस 11001100, ये 8 बिट का था। तो मैंने जो हैश फंक्शन यहाँ पर यूज किया है उसमें मैंने इसे पहले 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है, 4 बिट फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट 4 बिट इज द सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। नाउ आफ्टर एडिंग दीज 2 पार्ट हम अगली 4 बिट्स को एज अ हैश फंक्शन रिटर्न वैल्यू विल यूज। फिफ्थ वैल्यू जो है उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो वैल्यू बनती है 1000। तो 1000 का मतलब है दीज आर द 4 बिट एड्रेसिंग इन द पेज टेबल। 1000 से अगर मैं सर्च करूं तो मेरे पास एंट्री आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ जगह स्पेस मेरे पास कम था, तो मैंने यहाँ पर जो एंट्री शो की हैं वो इस तरीके से की हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हैशिंग की हर जगह पर 3 वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट इज द पेज नंबर, तो पेज नंबर था मेरे पास 11001100, ये स्टोर हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक फ्रेम नंबर ऑब्वियस है मुझे मिलेगा। और अभी मैंने, क्योंकि यहाँ पर कुछ और कोलिजन नहीं आया है, इसलिए फर्स्ट आई हैव मार्क्ड अ क्रॉस। नाउ इन द सेकेंड केस, सपोज मेरे पास किसी और पेज का रेफरेंस आया जिसको मैंने बिट्स में 8 बिट में रिप्रेजेंट किया है 1000 4 टाइम्स 0। अगर इसको भी मैं सेम हैश फंक्शन से इंप्लीमेंट करूं तो मेरे पास जो सम आता है 4 बिट्स में वो आता है अगेन 1000। फिर से आप पेज टेबल को जब इस हैश नंबर से सर्च करेंगे तो आप फिर इसी लोकेशन पे पहुंचेंगे। इसका मतलब देयर इज अ पॉइंट ऑफ कोलिजन। कोलिजन के केस में हम यहाँ पर एक लिंक लिस्ट सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए मैंने इस क्रॉस को ओपन करके एक नेक्स्ट लिंक लगा दिया है जैसा हम लिंक लिस्ट में करते थे। नाउ वी कैन स्टोर दिस एंट्री एनीवेयर इन द मेन मेमोरी, कहीं पर भी स्टोर कर दीजिए क्योंकि आपके पास रेफरेंस है तो आप उस लोकेशन तक जा सकते हैं। नाउ अगेन द फर्स्ट एंट्री इज द पेज नंबर, सेकंड वन विल बी द फ्रेम नंबर, एंड अगर इसके बाद फिर से मेरे पास कोई कोलिजन आता है देन वी कैन ओपन दिस क्रॉस टू। So in this way we can maintain a page table in a main memory. That means हम लिमिटेड साइज में बड़े बिट्स के पेज नंबर्स के लिए भी पेज टेबल बना सकते हैं। Now the third category is the inverted page table. Normally हर एक प्रोसेस की अपनी एक पेज टेबल होती है जिसके अंदर पेज नंबर और उसके रेफरेंस का फ्रेम नंबर हर एक प्रोसेस मेंटेन करता है। लेकिन अगर टेबल में मिलियंस ऑफ एंट्री हो तब हम क्या करेंगे? दैट मीन्स हर एक प्रोसेस की मिलियंस ऑफ एंट्री है पेज टेबल में, तो इतनी सारी पेज टेबल हम मैनेज कैसे करेंगे? सो देयर इज वन मोर सोल्यूशन नोन एज द इन्वर्टेड पेज टेबल। यहाँ पर केवल एक ही एंट्री होती है, दैट मीन्स एक सिंगल फ्रेम की एंट्री होगी जिसके अंदर एक पेज मैप हुआ है। That means this inverted page table is being maintained by the frame number, not by the page number. फ्रेम के अगेंस्ट जो पेज स्टोर हुआ है उसको आप नोट करते हैं ना। यहाँ पर हर एक फ्रेम के लिए एक एंट्री होती है और उसके करस्पॉन्डिंग पेज का नंबर होता है। Now I have created one example for showing the inverted page table layout. Here I have considered 3 processes, process 1, 2 and 3. Now there is a concept known as the demand paging कि एक प्रोसेस को हम पेजेस में डिवाइड करते हैं और उसके उसी पेज को हम मेमोरी में लेकर आते हैं जिसका रेफरेंस आता है। तो अगर आप इस बेसिस पे देखें तो प्रोसेस 1 को 4 पेजेस मिले हैं 0, 1, 2, 3। हेयर प्रोसेस 1, 0, 1, 2, 3 ये इसके पेजेस हैं जिसमें से केवल अभी तक मेन मेमोरी में पेज 1 और पेज 2 के अगेंस्ट ही फ्रेम नंबर अलॉट हुए हैं। बाकी दोनों जो पेजेस हैं वो अभी तक क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है तो वो मेन मेमोरी में अभी तक नहीं लाए गए हैं। इन द सेम मैनर
प्रोसेस 2 के लिए भी 2 एंट्रीज मैंने फिल रखी हैं और 2 ब्लैंक है. ब्लैंक एंट्रीज आर शोइंग दोज पेज नंबर विच आर नॉट राइट नाउ इन द मेन मेमोरी. इसी तरीके से मेरे पास एक प्रोसेस 3 है जिसके लिए मैंने कुछ एंट्रीज शो की हैं. नाउ अगर इस हिसाब से देखें तो बिकॉज दिस इज अ स्मॉल लेवल एग्जाम्पल, इस हिसाब से देखें तो टोटल पेज टेबल्स की एंट्रीज तीनों प्रोसेस की मिला के होनी चाहिए टोटल 12. बट अगर यही एंट्रीज मिलियंस में हो तो हम इसी तरीके से अगर पेज टेबल्स स्टोर करेंगे हर एक प्रोसेस की तो मेन मेमोरी का काफी पोर्शन केवल पेज टेबल एंट्रीज को स्टोर करने में ही लग जाता है. The solution for this problem is inverted page table. Now inverted page table maintain होती है फ्रेम नंबर की पेज नंबर की जगह फ्रेम नंबर से. Now these are the frame numbers. अगर आप देखें तो मेरे पास इस एग्जाम्पल में जो वैलिड फ्रेम नंबर्स थे वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो मेरे पास जो एंट्री है इन्वर्टेड पेज टेबल में, जैसा कि नाम ही बता रहा है इन्वर्टेड, दैट मीन्स एंट्रीज को उल्टा कर दिया गया है. पहले पेज नंबर से टेबल सॉर्ट होती थी, अभी यहाँ पर फ्रेम नंबर से टेबल सर्च होगी. तो फ्रेम नंबर आप देखें तो मेरे पास है 6, 0 से लेके 5 तक एज पर द प्रोसेस पेज टेबल. उसके अंदर जो फर्स्ट लेवल है दिस वन, दिस शोज द करस्पॉन्डिंग पेज नंबर 3, 2, 1, 2, 0, 1. Now you can see that there are here is a repetition of the number. Then how we can say that this one belongs to which process? So for this we have also stored in the page tables the PIDs, the process identifiers. Process identifier का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर ये 3 फिल किया है तो ये 3 आपका किस प्रोसेस से बिलोंग करता है. तो इस 0 फ्रेम नंबर के अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपने 3 रखा है. ये 3 किसका था उसके लिए आपको प्रोसेस की PID भी इन्वर्टेड पेज टेबल में स्टोर करनी होती है. क्योंकि ये थर्ड पेज नंबर प्रोसेस 3 का था इसीलिए मैंने PID P3 यूज की है. इसी तरीके से अगर हम फ्रेम 4 की बात करें तो फ्रेम 4 के लिए मेरे पास जो पेज नंबर है वो 0 है, लेकिन ये किसका 0 है, किसका पेज नंबर 0 है, उसके लिए मैंने एक PID P2 भी स्टोर किया है. सो इन दिस वे इन्वर्टेड पेज टेबल इज मेंटेन्ड. In this example, the total entries in the inverted page table will be 6. क्यों? क्योंकि फ्रेम नंबर मेरे पास 6 हैं जो रियली एलोकेट हुए हैं. Now, this is the last diagram of this session. Inverted page table architecture. जब भी CPU कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो यहाँ पर P, D के साथ प्रोसेस का आइडेंटिफायर भी सर्च होता है. क्योंकि ये पेज टेबल आपकी फ्रेम नंबर से मेंटेन है इसीलिए PID भी जरूरी है. फर्स्ट PID चेक होगा, उसके बाद करस्पॉन्डिंग पेज नंबर चेक होगा, फिर उसके बाद आपको फ्रेम नंबर यानी कि क्योंकि फ्रेम नंबर तो यहीं पर मिल जाएंगे आपको क्योंकि उसी से पेज टेबल आपकी सॉर्टेड है, उससे आप फ्रेम नंबर लेकर उसमें ऑफसेट जोड़कर फिजिकल एड्रेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मेमोरी तो हमने सेव की क्योंकि यहाँ पर मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो रही है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, लेकिन अगर आप देखें तो सर्चिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हर एक रेफरेंस के लिए हमें पूरी पेज टेबल सर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ पर वो PID मैच हो रहा है पहले और उसके बाद उस करस्पॉन्डिंग प्रोसेस आइडेंटिफायर के कोई पेज मैच हो रहा है. तो यहाँ पर सर्चिंग टाइम ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है. नाउ द सोल्यूशन इज अगेन वी कैन यूज द हैश टेबल in according with the inverted page table to solve this problem. The TLB can also be used to accelerate this search process. Now this is all from my side for this session. If you like the session, if these videos are helpful for you, please subscribe the channel and like and share the videos. Thank you. Stay blessed.